नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। 1960 के बाद से जब से हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, किसानों ने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना शुरू किया, किसान यूरिया, डीएपी और एमओपी, एसएसपी में रुचि दिखाने लगे, तब से हमारी खेती में बहुत बदलाव आया है। हरित क्रांति ने हमें एक और चीज दी है, वो दी है उन्नत किस्म के बीज। उसके बाद से हम अपने देसी बीजों को भूलना शुरू हो गए और उससे दो परिणाम सामने आए। एक तो ये परिणाम आया, किसानों की पैदावार बढ़ती चली गई, किसानों की उत्पादकता बढ़ती चली गई, तो किसानों ने अपने को संपन्न और धनवान मानना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इसके कारण हमारे खेत की मिट्टी में बहुत बदलाव हुआ। शुरू में खेत की उपयुक्तता कई कारणों से बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे खेत की मिट्टी के जो पोषक तत्व थे वो घटने शुरू हो गए। और आज यदि हम बात करें तो हमारी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व रहे नहीं, और इसीलिए हमारी फसलों जो हम मसला लेते हैं, जो खाद्यान्न लेते हैं, जो साग सब्जी लेते हैं या फलों की पैदावार होती है, उनमें भी सीधे सीधे उन पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है। उसका परिणाम आप अपने पर देख रहे हैं। और जो आधुनिक हरित खेत जो क्रांति का एक और दुष्परिणाम हुआ, वो परिणाम ये था कि खेत की मिट्टी न केवल कठोर होती चली गई, मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो सूक्ष्म माइक्रोब्स होते थे, जो सूक्ष्म जीवाणु होते थे, उनकी संख्या भी घटती चली गई और मिट्टी के अंदर जो मित्र कीट होते थे वो भी घटते चले गए। उसका भी परिणाम आया। उसके परिणाम के कारण हमारी मिट्टी की जो ऑर्गेनिक कार्बन की दर थी वो भी घटती चली गई, ह्यूमस की दर घटती चली गई, मिट्टी कठोर होती चली गई और मिट्टी में नमी की कमी अभाव होना शुरू हो गया। इसके दुष्परिणाम भी हमने झेले। हमारी मिट्टी में जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन का अभाव हुआ, हमारी मिट्टी में जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों की संख्या घटी, मिट्टी में कई तरह के रोग कारक जीव भी पैदा होते चले गए। और इसीलिए अब हम बात करें कि यदि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हुई, उसका हमारे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, दूसरे जीवों के शरीर पर स्वास्थ्य पर प्रभाव आया। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती चली गई और सूक्ष्म जो कीटाणु होते थे उनकी संख्या घटती चली गई, मिट्टी के अंदर रोग कारण जीवाणुओं की संख्या बढ़ती चली गई, उसका परिणाम हमारी खेती में भी पड़ा। खेती के में फसलों में भी कई तरह के रोग पैदा होते चले गए। आज हम देखते हैं कि हम कोई भी फसल लें, उन फसलों में दो चार तरह के रोग तो लग ही जाते हैं। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो मिट्टी की पोषकता के कारण, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के कारण अपना लक्षण दिखाते हैं, लेकिन अधिकांश रोग ऐसे होते हैं जो रोग कारकों के कारण, जो सूक्ष्म कीटों के कारण, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया के कारण, फफूंदी के कारण हमारी फसलों में लगते हैं और उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। एक और बात, मिट्टी के अंदर जब कई तरह के सूक्ष्म पैथो जो रोग कारक जीव डेवलप हो जाते हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ तो मिट्टी के अंदर वो पोषक तत्व हैं जो मिट्टी को इन रोग कारक जीवाणु से बचा सकें। ना वो रोग माइक्रोब्स हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं जो ऐसे पैथोजन की डेवलपमेंट को, ऐसे जो रोग कारक जीवों की जो जनसंख्या वृद्धि को रोक सकें। उसका सीधा सा परिणाम हमें देखने में आ रहा है। इससे न केवल फसलों की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है, फसलों की पैदावार घटती चली जा रही है। बहुत सारे पौधे तो अंकुरित ही नहीं होते, विकसित ही नहीं होते, हम उसका परिणाम देख रहे हैं। और इसके कारण आज खेती में बहुत सारी दवाओं का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। ये दवाएं विषाक्त होती हैं, जहरीली होती हैं। आप अनुमान लगा सकते हो कि जो जो दवाएं हैं कई तरह के रोग कारण जीवाणु पर विपरीत असर डाल सकती हैं, तो वो मानव शरीर पर, मानव के शिशुओं पर और मानव की सूक्ष्म कोशिकाओं पर कितना गहरा प्रभाव डालती होंगी। और यहाँ तक आप यदि अंदाजा लगाना चाहो तो एक बात से और लगा सकते हो, जैसे जैसे किसानों ने इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अपनी फसलों को रोगों से बचाने के लिए शुरू किया, वो फसल पैदा करने वाले रोग तो मरे नहीं, वो कीट पतंग तो शिथिल हुए नहीं, लेकिन जो मित्र कीट थे, जो फसलों में किसानों की मदद करते थे, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की ताकत रखते थे, जो पॉलिनेशन की क्रिया में फसल की पैदावार में मदद करते थे,
वो धीरे-धीरे गायब होते चले गए और यही परिणाम है कि पिछले 30-40 सालों में जैसे-जैसे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ता गया, किसान कीटनाशक दवाओं का उपयोग अपनी फसलों में करते चले गए, बहुत सारे जो हमारे मित्र कीटाणु हैं पूरी तरह समाप्त हो गए। मिट्टी में आज आपको केंचुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन केंचुआ बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी कीट है जो किसानों की मदद करता है। जब तक हमारी मिट्टी के अंदर कीटाणु ये केंचुआ पर्याप्त संख्या में होते थे, हमें खाद की कम जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ये केंचुआ अकेला कई जो पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति कर देता था, मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखता था, मिट्टी में नमी को बनाए रखने में मदद करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे खेत से, हमारी मिट्टी से केंचुआ गायब होते चली गए, उसका कारण कोई और नहीं, उसका कारण स्वयं किसान है, क्योंकि किसानों ने अधिक मात्रा में विषाक्त रसायनों का प्रयोग किया और बहुत अधिक मात्रा में जो रासायनिक खाद हैं उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। रासायनिक खाद भी प्रतिक्रिया स्वरूप कई ऐसे विपरीत प्रभाव सूक्ष्म जीवों पर, इन कीटों के ऊपर डालते हैं जो उनको निष्क्रिय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये परिणाम हम देख रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम आशा रखते हैं, ये भरोसा रखते हैं कि हम रसायन मुक्त खेती कर सकें, तो पहले हमें मिट्टी को स्वस्थ करने की आवश्यकता है और ऐसी अनुकूल स्थितियां अपने फसलों, अपने खेतों में, अपनी मिट्टी में बनाने की जरूरत है, ताकि हमारे सूक्ष्म जीव, हमारे सूक्ष्म मित्र, हमारे सूक्ष्म कीट फिर से अपने को स्थापित कर सके। इसके कई रास्ते हो सकते हैं, मैं तो कहता हूँ, और ये परीक्षित रास्ता है कि यदि हम अपने खेतों में इस एक स्थिति को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, पुनः मिट्टी को उपजाऊ बनाना चाहते हैं और उन सूक्ष्म जीवों को, उन सूक्ष्म कीट पतंगों को फिर से आबाद करना चाहते हैं, तो हमें दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि हम अपनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, फसल अवशेष जो होते हैं, और दूसरे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि गोबर की खाद है, गली सड़ी पत्तियां हैं, पतझड़ की पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष हैं, इनका सदुपयोग करने की जरूरत है। क्योंकि जब गोबर कहीं डाला जाता है तो गोबर में ऐसे विशेष रसायन होते हैं जो उन सूक्ष्म जीवों को विकसित होने में मदद करते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को स्थापित तो वहां रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पशु गोबर करते हैं, वहाँ कई तरह के जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और यदि बात देसी गाय के गोबर की जाए तो उसको संबंध में लेकर तो पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे प्रयोग हुए हैं जो इस बात को सत्यापित करते हैं कि देसी गाय के गोबर में, गौमूत्र में और गाय के गोबर से तैयार राख में बहुत अद्भुत विशेष गुण। जर्मन की कई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहते हैं कि गाय के पेट के अंदर, गाय के रूमन के अंदर हजारों तरह के ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को, मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, कई तरह की बीमारी से बचाने में अद्भुत प्रभाव रखते हैं। और कई ऐसे सूक्ष्म जीव गाय के गोबर में रहते हैं, गाय के पेट में रहते हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है, उनकी जानकारी उपलब्ध होती जा रही है। कुछ जीवाणुओं की जानकारी तो हमें गाय के गोबर के माध्यम से प्राप्त हुई, अब तो वो बाजार में उपलब्ध है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि भी हम अपने खेत में, अपनी मिट्टी में गाय के गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, दूसरे पशुओं के गोबर का, मूत्र का प्रयोग करते हैं, दूसरे कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो उससे मिट्टी की न केवल स्वास्थ्य ठीक होता है, मिट्टी की पोषकता बढ़ती है, बल्कि जो सूक्ष्म जीव गायब हो गए हैं, कम हो गए हैं, इनकी संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, उनको पुनः स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। यदि हमने अपने खेत की मिट्टी में पुनः सूक्ष्म जीवाणु को विकसित कर लिया, स्थापित कर लिया, या फिर हमने अपने मिट्टी के अंदर जो केचुए हैं उनको पुनः स्थापित कर लिया, तो हम आशा कर सकते हैं कि इससे न केवल हम अपने खेती की मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि पैदावार में भी वृद्धि कर सकते हैं, और कई तरह के रोग जो अनायास बिना हमारी मर्जी के स्वयं अपने को फैलाने में सक्षम हो जाते हैं, हमारी फसलों को प्रभावित करने लग जाते हैं, हमारी फसल पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं, उनसे भी अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो आज हमें यदि अपनी खेत की मिट्टी को स्वस्थ करना है, खेत की मिट्टी को ज्यादा
पोषक बनाना है, उपजाऊ बनाना है, तो हमें इन जो कार्बनिक जो जो खाद हैं, इनका प्रयोग करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम जब अपने खेत में गोबर की गली-सड़ी खाद का प्रयोग करते हैं, तो उससे कई काम हमारे एक साथ सध जाते हैं। पहली चीज़ तो गाय के गोबर में, गौमूत्र में, गाय की गोबर से तैयार राख में बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की यदि बात की जाए, तो नाइट्रोजन भी 1.5 से 2% के आसपास रहता है। फास्फोरस की बात की जाए तो वो भी 1 से करीब 1 से 1.5% के आसपास फास्फोरस रहता है। पोटेशियम की बात की जाए तो ये भी आधे से 1.5% के आसपास रहता है। दूसरे पोषक तत्व हैं जिसकी बात कैल्शियम की जाए, जिंक की जाए, मैग्नीशियम की जाए, सल्फर की जाए, ये पर्याप्त मात्रा में हमारे गोबर की खाद में रहते हैं। कुछ ऐसे जैव रसायन जो गोबर की खाद में मिलते हैं, वो किसी और दूसरी चीज़ में नहीं मिलते, जैसे कि ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, ये भी गाय के गोबर की जो गली सड़ी खाद है उसमें भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। ये ऐसे पोषक तत्व हैं, ये ऐसे जब रसायन हैं जो हमारी फसलों को बहुत सहायता करते हैं। हमारी फसलों को बढ़ने में, रोगों से स्वयं को बचाने में काफ़ी मदद करते हैं, हम गाय के गोबर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम गाय के गोबर का प्रयोग ऐसी खाद के रूप में करते हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं है, पूरी तरह से सली-गली नहीं है, तो कई तरह की विपरीत प्रभाव भी इसके कारण होते हैं। दूसरे पशुओं की खा गोबर का प्रयोग भी कर सकते हैं, कि दूसरे पशु गोबर में, मूत्र में कुछ कमियाँ रहती हैं, कुछ प्रतिकूल रसायन भी रहते हैं। लेकिन गाय का गोबर तो पूरी तरह से सुरक्षित है, इसीलिए हम यदि वैदिक संस्कृति की बात की जाए तो वैदिक संस्कृति में तो गौमूत्र का सेवन करने के लिए लिखा गया है, और हमारे हजारों हजारों मित्र गाय के मूत्र का नियमित रूप से सेवन करते हैं। वो मानव शरीर में भी रोग निवारक का कार्य करता है। इसी तरह गौमूत्र के साथ में गोबर का प्रयोग भी, गोबर रस का प्रयोग भी किया जाता है। गोबर का प्रयोग शरीर के ऊपर करने से हमारी जो त्वचा है, स्किन है, ना कि वो मुलायम बनती है, कई तरह के रोगों से सुरक्षित हो जाती है। स्किन संबंधी कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर का रस प्रयोग तो जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, प्रसव काल से पहले उनको सेवन कराया जाता है, ताकि उनका प्रसव सहजता संपन्न हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ कि गाय के गोबर की कुछ विशेषता है। वैसे आप इसकी जगह फसलों के अवशेष का प्रयोग किया जा सकता है। फसल का अवशेष जब सड़ता गलता है, तो बहुत सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति तो करता ही करता है। वो कई सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, उनको पर्याप्त आहार प्रदान करने का काम भी करता है। तो इस तरह हम गोबर के माध्यम से, गोबर की खाद के माध्यम से, गौमूत्र के माध्यम से, गोबर की गोबर से तैयार राख है, उसके प्रयोग से अपने खेतों की फर्टिलिटी को, अपने खेतों के उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं।